हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कॉलेज अमर। आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसको ज़रा डिटेल में करेंगे। आज उसको कंस्ट्रक्टर के साथ करेंगे हम। इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ होते हैं और हम उसको ओवर राइट कैसे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवर राइटिंग पढ़ेंगे, फंक्शन ओवर राइटिंग पढ़ेंगे। ओके। तो सी प्लस प्लस का अगर आपने फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सी प्लस प्लस के रिलेटेड सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। आप वीडियो वॉच करें, अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मुझे क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए। तो चलें अपने वी एस कोड की तरफ चलते हैं। ओके। यहाँ घबराने की बात ये है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ बस एक क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे आज बैठ के। ओके। यहाँ एक पहले प्रोडक्ट की क्लास है जिसके अंदर ना तीन चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें हम डायनामिकली भी करेंगे हम। ओके। तो इसका हमें डिस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं बता रहा था कि क्लास है प्रोडक्ट की जिसमें तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं, पी आई डी, पी नेम, प्राइस। ओके। उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हमने इसकी बॉडी फुल करनी होगी, बनानी होगी। और एक उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, हमने उसकी बॉडी बनानी होगी। और एक इंसर्ट का फंक्शन है, हमने उसकी बॉडी बनानी है। और सेम इसी तरह एक डिस्प्ले का फंक्शन है, हमने उसकी बॉडी में कोड करना है। ओके। ये बस उन्होंने बताया हुआ क्वेश्चन है कि ये चीज़ें आपके पास हैं, इनके अंदर आप जितना भी डाटा आप मतलब इसको ना आपने फुल करना है। इसी तरह उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट टू एक है दूसरी क्लास जिसको हमने इनहेरिट किया पहली वाली प्रोडक्ट के साथ पब्लिक में। तो ये तीन डाटा मेंबर्स भी इसमें मौजूद आगे इसमें इनहेरिट हो गए। अब एक और इसका अपना डाटा मेंबर है टोटल स्टॉक का, सेम इसी तरह पब्लिक में आके इसका भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको इनहेरिट करना है। और इसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसको इनहेरिट करना है। ये अभी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके। इसी तरह इंसर्ट एक इसका फंक्शन है जिसको हमने पूरा करना है, और इसी तरह एक डिस्प्ले का एक फंक्शन है जिसको हमने कंप्लीट करना है। और लास्ट में यहाँ पे आके मेन की एक बॉडी है वो आ जाएगी। और ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं, इसको ऊपर आना था। फाइन। तो चलो आज जल्दी से शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम इधर आते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली करता है क्या, कोई पैरामीटर भी नहीं होगा, उसने सब चीज़ों को नल वगैरह साइन कर देना। इसी तरह पी नेम इक्वल टू नल। फाइन। इसी तरह प्राइस इक्वल टू ज़ीरो। फाइन। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें जो वैल्यू होती है नीचे से मेन से पास हो रही होती है, जो ऊपर पैरामीटर्स में आ रही होती है, अब हमने वही पैरामीटर्स की जो है वो उसमें स्टोर कर देनी। साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके। पी। इसी तरह अब नेम जो है ना, यहाँ अगर देखें यहाँ डायनेमिकली अरे बनी हुई है, करेक्टर्स ऑफ अरे डायनेमिकली, इसका सिर्फ एक पॉइंटर बना हुआ है, हमने इसको पहले बनाना पड़ेगा। हम इसको एक खुद बनाएंगे पहले। हम क्या करेंगे, हमने इस डायनेमिकली अरे का साइज भी तो असाइन करना है ना। सबसे पहले हम करेंगे पी नेम इक्वल टू डायनेमिक कैसे बनाते हैं, न्यू का कीवर्ड, जिस टाइप की हमने डायनेमिकली अरे बनानी है वो टाइप लिखेंगे और उस टाइप का साइज। अब इसका साइज क्या होगा, इस पी नेम का साइज वो साइज ही होगा ना जो यूज़र नीचे से पास कर रहा है। जैसे नीचे से मैंने अमर पास किया, AMER, फोर करेक्टर्स हैं, तो ये फोर करेक्टर्स यहाँ पे आएंगे ना, यही फोर करेक्टर्स पी नेम का साइज बनेगा और पी नेम में अमर जाएगा। तो इसको साइज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, STRLE एक एन एक फंक्शन है। अच्छा, आई थिंक इसकी हेडर फाइल होती है स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग लेंथ का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे। हमने इसमें क्या पास करना है, एन। अब ये बेसिकली करेगा क्या, स्ट्रिंग लेंथ का एक फंक्शन होता है जो ना अपनी किसी भी अरे की साइज़ निकाल के देता है। तो इसने अरे का जो है वो साइज़ निकाल के देते ना एन का, हम इसमें प्लस कर देंगे वन। प्लस वन क्यों करेंगे, ये जब साइज़ निकालेगा तो लास्ट वाला करेक्टर होता है अरे का ना बैक स्लैश ज़ीरो। तो ये जो बैक स्लैश ज़ीरो है ना ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फाइन। तो बैक स्लैश इंक्लूड को हम खुद इंक्लूड करेंगे क्योंकि हर अरे के एंड में बैक स्लैश जीरो पड़ा होता है। फाइन। उसके बाद यहाँ पे आगे सेमी कॉलन। अब हमने सिर्फ जो साइज़ है वो असाइन किया। साइज़ असाइन करने के बाद हम उसको कॉपी भी तो करेंगे ना, ये यहाँ पे ये भी तो है ना। ओके। साइज़ असाइन करने के बाद हम साइज़ को कॉपी भी तो करेंगे ना, क्या करेंगे हम, पी नेम STRCPY का एक फंक्शन होता है कॉपी का, स्ट्रिंग कॉपी का। अब हमने किस में कॉपी करना है, पी नेम में कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, एन।
ओके। अब मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, यहाँ दो लाइंस में हुआ क्या। जो 17 नंबर की लाइन है इसमें सिर्फ इतना सा हुआ कि जो साइज असाइन हुआ डायनेमिकली अरे में जाके हीप में जाके किसना जो एन है उतना उसमें एक एडिशन, क्योंकि लास्ट में हमने बैकस्लैश जीरो भी स्टोर करवाना होता है। फाइन। अच्छा, इसमें सिर्फ पी नेम उसमें एन में एन का एन में जो होगा नीचे यूज़र से पास करेगा वो पी नेम में जाके कॉपी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमने प्राइस है, प्राइस सिंपल इक्वल टू पी आर हो जाएगी। ये हमने दो बना लिए हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इंसर्ट के फंक्शन में आके हमने यूज़र से पूछना होता है, तो हम एक सी आउट करवाते हैं जल्दी से। हम कहते हैं एंटर पी आई डी। पी आई डी एंटर करने के बाद हम सीन करवा देंगे पी आई डी, क्योंकि अभी हम क्लास के अंदर हैं तो ये डायरेक्ट उसी के अंदर चला जाएगा। अब उस तरह दोबारा हम सी आउट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एंटर पी नेम। अब यहाँ पे हम पी नेम डायरेक्ट उसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि पी नेम जो है वो अभी ऊपर एक पॉइंटर बना हुआ है। पॉइंटर को सबसे पहले हम एक साइज असाइन करेंगे, तो इसको ना अभी एक डिफ़ॉल्ट लेके जैसे एन नाम से लेके जिसको मैं अभी 20 साइज दे देता हूँ, और सीन डॉट कैड लाइन की मदद से ना मैं इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ। क्या स्टोर करवा दूंगा, एन कोमा 40 है ना 20, ओके 20। सीन डॉट गेटलाइन का जो एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग यूजर से कैरेक्टर ऑफ अरे यूजर से ले लेता है। अब सीन हो गया, एन में आगे हमारे पास पी नेम। अब हम क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला जो मैंने ऊपर किया हुआ था, ये यहीं से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आगे कंट्रोल वी। पी नेम में सबसे पहले एन का जो साइज़ हुआ वो उसमें जाएगा, साइज़ होने के बाद वो कॉपी हो जाएगा, और लास्ट में आके हम करवाएंगे सी आउट एंटर प्राइस। प्राइस एंटर करने के बाद सीन प्राइस जो है वो डायरेक्ट जाएगी, क्योंकि ये एक डायनेमिकली नहीं बनी हुई हमने, ये स्टैटिक ही उसमें है। तो अब फंक्शन भी हमारा इंसर्ट का पूरा हो गया। उसके बाद हमें डिस्प्ले का फंक्शन है, डिस्प्ले का फंक्शन तो सिंपली डिस्प्ले करता है ना, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी लॉजिक की बात ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, वी एस कोड का फ़ायदा उठाएंगे हम थोड़ा सा, ताकि कुछ जो लाइंस हैं हमारी एक साथ ही लिखी जाएं, जैसा कि सी आउट बैकस्लैश ज़ीरो यूवर, ये लाइंस कटी आती, और उसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी, और यहाँ पे आके एंड एल सेमीकोलन। ओके। घबराने की बात ये है, ये वी एस कोड की ही है, मेरे पास का शॉर्टकट सेव है आल्ट शिफ्ट और एरो करो तो आप नीचे ऐसे आ जाते हैं। आप फिर एक ही साथ जैसे सेम लाइंस कॉपी लिखनी हो ना तो आप एक साथ लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा यूर पी आई डी इज़ पी आई डी, और लास्ट में आ जाएगा एंडल, और यूर पी नेम इज़, यहाँ पे आ जाएगा पी नेम, और लास्ट में आ जाएगा एंडल, और इसमें यूर प्राइस इज़, और लास्ट में आ जाएगा प्राइस। फाइन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताकि ये आगे आपको मसला ना हो। अब दूसरी इससे पहले ना दूसरी क्लास से जाने के पहले मैं मेन में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ भी होगा। मैंने इसको फाइंड किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन तक भी ये पहुँचे, कि अगर कोई भी ऐसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं पी, अब पी जो है वो क्या बना, पहली वाली क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट बना जिसके लिए ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अनुवाद, जिसने पी नेम में जाके क्या असाइन कर दिया, नल। तो जब मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँ ना तो ये रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। जब मैं करवाता हूँ पी डॉट डिस्प्ले तो ये नेम के बाद ना स्टक हो जाएगा, नीचे नेम के बाद उसने प्राइस भी तो शो करवानी है ना, आप देखेंगे ये प्राइस शो नहीं करवाएगा, पी नेम पे आके रुक जाएगा। तो ये एक फेस है, मैंने वी एस कोड पे, मेरे वी एस कोड और डेप दोनों पे ये सेम काम करता है। पी नेम के बाद यहाँ पे स्टक हो जाएगा क्योंकि एक नल पॉइंटर है, तो नल पॉइंटर पे आके वो रुक जाता है, उससे नीचे नहीं चलता। तो इससे बचने के लिए ना हम एक कंडीशन यहाँ लगा देंगे कि अगर जो हमारा इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ पी नेम इक्वल 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 क्या, नल है, सॉरी इफ नॉट इक्वल टू, मतलब अगर नहीं होता, नॉट इक्वल टू होता है इसके, तो पी नेम शो करवा दो।
अगर ऐसा नहीं है, एल्स में आके हम खुद ही एक लाइन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? यूर पी नेम इज, पी नेम की जगह आ जाएगा नथिंग। नथिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट ही ना नहीं है। अब जब मैं इसको रन करूँगा ना, अब वो नल असाइन हुआ हुआ है उसमें, तो वो नल के बराबर नहीं होगा, तो ये एल्स वाली जो कंडीशन है ना ये रन होगी। कंट्रोल एस, अब चलाते हैं। हाँ अब चल रही है, ओके फाइन। मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि इफ़ पी नेम, अगर पी नेम जो है हमारा ट्रू है, पी नेम में नल नहीं है, ज़ीरो नहीं पड़ा हुआ, वन पड़ा हुआ है, तो वो क्या करे, उसको डिस्प्ले करवा दे। और जब उसमें अगर ज़ीरो हुआ मीन्स के उसमें नल पड़ा होता है, तो वो उसमें जो पी नेम की जगह नथिंग प्रिंट करवा देगा, जैसे उसने अभी नथिंग प्रिंट करवाया है, क्योंकि उसमें नल पड़ा हुआ है। नल क्यों पड़ा हुआ है? नीचे हमने उसका डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये एक फेस इशू है जो मैंने फेस किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फॉलोअर्स तक भी पहुँचाऊँ ये इशू, कि इसका हल क्या है। तो जल्दी से अब हम दूसरी क्लास बनाते हैं। दूसरी क्लास में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब अगर हम देखें, जब इनहेरिट करते हैं हम, तो पहली क्लास का सारा जितना भी डाटा मेंबर डाटा जो भी है वो सेकंड क्लास के पास आ जाता है। तो जब वो सारी कुछ सेकंड क्लास के पास आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो टोटल स्टॉक जो इसका अपना है उसको ज़ीरो साइन कर दूंगा। और यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने आप ही कंपाइलर जो है ना यहाँ से सिंपल जंप हो जाएगा पहले क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास। ओके, पहली डिफ़ॉल्ट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास जाके इन तीनों को भी वो ज़ीरो कर देगा। और ज़ीरो करने के बाद वो दोबारा इसी लाइन पे आ जाएगा। और जब मैं प्रोडक्ट टू पे जाता हूँ ना, तो अब प्रोडक्ट टू पे तो मैंने आपको क्या कहा, इनहेरिट हर चीज़ हो जाती है। अब प्रोडक्ट भी हमारे प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट आईडी भी है, प्रोडक्ट नेम भी है, प्रोडक्ट प्राइस भी है और टोटल स्टॉक भी है। सेकंड क्लास का अपना मेंबर तो एक है, टोटल स्टॉक, लेकिन जो तीन और मेंबर्स हैं जो फर्स्ट क्लास के थे वो भी अब इसी के ही हैं। तो हमने यूज़र से चार चीज़ें लेनी है। चार चीज़ें लेने के बाद हमने क्या करना है, पहली क्लास का जो हमने बनाया हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसको कॉल कर देंगे। ये आप सिंटैक्स देख लें, इसका सिंटैक्स ये है, क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास का नाम, और जो आपने पैरामीटर पास करने हो वो तरतीब में, सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ऊपर आप उसको यूज़ कर रहे हो उस सीक्वेंस में आप यहाँ से उसको पास कर दोगे। ये सिंपल सा सिंटैक्स है। जैसे ही यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप जंप होता है, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें जंप करवाना पड़ता है। हम उसको बताएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कि ये हमारा पेरेंट है, ओके, और ये उसके पैरामीटर है पी एन आर, उसी सीक्वेंस में जहाँ ऊपर रिसीव हो रहे हैं हमारे पास पी एन आर। ओके, ये नाम सेम नहीं होने, नाम नहीं बता रहा मैं, ये डाटा टाइप बता रहा हूँ, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट। और यहाँ से आप देख लो, पहला हमारा इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट तीनों सेम ही है ना, तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि उसके बाद ये हमारा तीन चीज़ें ऊपर हो जाएंगी, और लास्ट में हमने एक चीज़ करनी होगी यहाँ पे, टोटल स्टॉक। टोटल स्टॉक हम इक्वल टू क्या करेंगे, टी एस, टोटल स्टॉक हो गया। अब इसी तरह वाइड इंसर्ट का फंक्शन है। अब एक इंसर्ट का फंक्शन मैंने ऊपर भी तो बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ दोबारा हर चीज़ खुद करने की बजाय मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऊपर वाले कॉल को, इंसर्ट को कॉल कर देता हूँ। लेकिन जब मैं ऊपर वाले इंसर्ट को कॉल करूंगा तो ये क्या होगा, पहले जो कंपाइलर होता है वो अपनी इस ब्रैकेट्स के अंदर सर्च करेगा, क्योंकि इंसर्ट का फंक्शन तो नहीं है। उसको यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन मिलेगा इस क्लास के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर सर्च करेगा, उसको ये मिलेगा, वो ऊपर जाएगा नहीं। अब मैंने इसको यहाँ से ऊपर भेजना है, तो मैं अपनी ऊपर वाली क्लास का नाम लिखूंगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इंसर्ट का फंक्शन, फाइन, और लास्ट में सेमीकोलन। फाइन, अब ये सारा काम ऊपर करके आ जाएगा, जिस तीन डेटा मेंबर्स ऊपर ही लेके आ जाएगा, और लास्ट में मैं इसको एक लास्ट में खुद यहाँ पे जो इसका अपना है वो मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ एंटर टोटल स्टॉक। मैंने उसको कहा एंटर टोटल स्टॉक कर दो, और मैं नीचे ले लेता हूँ उसे किस में, टोटल स्टॉक के अंदर। फाइन, ये हमारा इंसर्ट का फंक्शन हो गया। अब इसी तरह डिस्प्ले का फंक्शन भी ऊपर बना हुआ है। अब मैं बजाय इसके कि यहाँ पे खुद बनाऊँ, मैं सिंपल यहाँ पे उसको कॉल कर लूँगा, इसी तरह जैसे हमने ऊपर ऊपर इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया। और इसी तरह लास्ट में जो इसका अपना मेंबर है वो यहाँ मैं यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ। सी आउट क्या करवाऊँगा, योर स्टॉक इज, स्टॉक इज टोटल, टोटल स्टॉक। फाइन,
सी आउट हो गया, टोटल स्टॉक हो गया। फाइन, हमारी दो क्लासें मुकम्मल हो गई हैं। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब जब हम इनहेरिट करने के बाद हमारा जो ज़्यादा अच्छे वाला रिजल्ट होता है वो तो सेकंड वाली क्लास होती है ना। अगर सेकंड वाली क्लास हम तब बनाते हैं जब हमने कोई एडिशन करवानी हो फर्स्ट क्लास में, राइट। तो अब हमारा जो यूज़र के पास जाएगा वो सेकंड क्लास का इंटरफेस जाएगा। मैंने क्या किया, पहले हमारे पास प्रोडक्ट था, मैं प्रोडक्ट टोटल स्टॉक भी मैंने ऐड कर दिया, लेकिन सिंपल नीचे क्या चेंज आया, सिंपल प्रोडक्ट ये पी प्रोडक्ट टू। अब मैं क्या करूँगा, पी को जो मैं सबसे पहले करवाता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट करवाने के बाद, ओके, या इंसर्ट नहीं करवाता, मैं डायरेक्ट ही ना पहले एक पैरामीटर, ये पैरामीटर लेस तो मैंने रन करके देख लिया था पहले ही। अब मैं करवाता हूँ पैरामीटराइज। तो सबसे पहले तो इंटीजर आना है, उसके बाद मेरा नाम आना है अमर, और उसके बाद प्राइस आनी है, प्राइस में इसको 20 दे देता हूँ। और लास्ट में हमारे पास इंटीजर ही है क्योंकि वो टोटल स्टॉक भी है हमारे पास। अब मैंने इसको भेज दिया। अब मैं जिसको डिस्प्ले करवाऊंगा, कंट्रोल एस करते हैं, अब देखते हैं वो क्या डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले करने के बाद मैं बताता हूँ, आप टेंशन ना लें कि ये क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। फाइन, और कंपाइल हो गया हमारे पास। प्रोडक्ट 31, नाम हमारा अमर, प्राइस 20 और स्टॉक 1 आ गया। अब देखते हैं वो काम क्या करेगा। सबसे पहले तो यहाँ से वो जंप करेगा प्रोडक्ट 2 के इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में नीचे से यहाँ पे भी 1, यहाँ पे अमर, यहाँ पे 1, ओ सॉरी 20, और यहाँ पे 1 आ गया। अब उसके बाद उस कंपाइलर ने क्या किया कि उसने देखा कि आगे लाइन लिखी हुई है प्रोडक्ट पहली पैरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है यहाँ पे। तो उसने क्या करना, उसने नीचे वाली कंडीशन चलाने से पहले ना पैरामीटर उसमें जाना है, पेरेंट के 3 डाटा मेंबर जो यहाँ से पास हो रहे हैं, उसने यहाँ से सिंपल जंप कर जाना है ऊपर वाले कोड पे। इस वाले कोड पे 3 पास हो रहे हैं, पी एन पी आर नीचे से भी पास हो रहे हैं, जिसकी पहली इंटीजर ही है, दूसरी एन करेक्टर ऑफ अरे और तीसरी फ्लोट। उसने यहाँ पे आके ये 3 चीज़ें स्टोर करवा देनी है, और उसने दोबारा वापसी रिटर्न हो जाना है इसी लाइन पे, 50 लाइन पे या 51 कह लो। तो 51 पे आके उसने सिंपली टोटल स्टॉक के अंदर टी एस जो है हमारा स्टोर करवा देना है। और उसके बाद उसने नीचे आ जाना है मेन में दोबारा। अब मेन के बाद उसने डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले से सिंपल वो जंप होगा अपने क्लास के डिस्प्ले के फंक्शन में। अब मैंने 50 लाइन लाउन पे क्या कॉल किया, उसको मैंने कहा हुआ है कि डिस्प्ले का फंक्शन बना हुआ है पेरेंट के पास। तो तुम यहाँ से सिंपली जाओ पेरेंट के पास, पेरेंट के पास एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन होगा। उस डिस्प्ले में जो भी चीज़ हो, वो जो भी चीज़ क्या है हमारे पास ये चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हो उसको डिस्प्ले करवाओ। डिस्प्ले करवाने के बाद तुम दोबारा मेरे पास आ जाओ। वो दोबारा यहाँ पे आया, उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है 60 लाइन की तो स्टॉक की, और इसने इसको सिंपली डिस्प्ले करवा दिया स्टॉक को। ओके, तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, डायनेमिकली करेक्टर ऑफ अरे पढ़ी, इन क्लासेस इन इनहेरिटेंस के वो कैसे यूज़ होती है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या है, यही है कि सेम नाम का फंक्शन एक और क्लास के अंदर कॉल नहीं हो सकता, ये रिकर्जन की कंडीशन बन जाती है। तो हम इसको ओवरराइड करेंगे पहले क्लास के फंक्शन के साथ, उसको हम कॉल करेंगे, तो इसी को कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। हमने कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग भी पढ़ी है, सेम नाम के कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, उसमें उसको कॉल किया हुआ है बाद में। फाइन, मेरे तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, फंक्शन ओवरराइडिंग। हमने यहाँ पे पढ़ा रिकर्जन को कैसे तोड़ा जाए। फंक्शन ओवरराइडिंग में जब ये रिकर्जन आती है सेम नाम के फंक्शन, तो हम वो कैसे पहली क्लास के फंक्शन के साथ उसको कॉल करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे डायनेमिकली अरे पढ़ी। हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस पढ़ी, इनहेरिटेंस को थोड़ा सा मज़ीद इलेबरेट किया हमने। ओके,